हाय स्टूडेंट, इसके पिछले क्लास में आप लोग ये पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इस क्लास में आप लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ प्रकार बता दूंगा और कुछ प्रकार जो बचे रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। चलिए तो आज के हम देख लेते हैं। हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें मैंने यहाँ पे 3 प्रकार को मेंशन किया हुआ है, बाकी जो प्रकार बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद का मतलब होता है कि एक उत्पाद केवल बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर है, ये है Mg और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है ऑक्सीजन से। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हो गई ऑक्सीजन से, तो अभिक्रिया करके बना दिए MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, यहाँ पर परिभाषा में कह रहा है कि दो या दो से अधिक, तो कम से कम दो होने चाहिए पदार्थ, कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए और ये आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने जो 2 लगा रखा है, ये अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाए हुए हैं। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, या उसके भी अगले वीडियो में, कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 हमने लगाया, तो मैग्नीशियम 2, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इसकी वजह से ये भी ऑक्सीजन हो गया 2। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, CO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया H2O यानी जल से कराते हैं, तो बनता है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, और इस तरह से अभिक्रिया क्या है? संतुलित हो जाती है। यहाँ भी 2 पदार्थ है और आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि जो संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, बिल्कुल उसका उल्टा होता है अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एकल पदार्थ अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये NaCl, ये एकल उत्पाद है और ये विघटित होगा यानी कि टूटेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो NaCl टूटता है सोडियम प्लस क्लोरीन आयन के रूप में। उसी तरह से AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड क्या करता है? टूटता है Ag+Cl आयन के रूप में। इसके बाद जो इसकी तीसरी जो प्रकार है, तीसरे प्रकार है इसका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से हटा करके स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन का मतलब हटा देता है और स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है या उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये CuSO4 है। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, और ये अभिक्रिया कराता है Fe यानी कि लोहे से, और जब इससे अभिक्रिया करता है तो जो लोहा होता है ये अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर से, और अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको इसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं इसके साथ जुड़ करके बना लेता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और कॉपर को कर देता है अलग। दूसरा एग्जांपल भी उसी का है, यह कॉपर सल्फेट, इसका अभिक्रिया कराई जा रही है Zn का मतलब जिंक से। जब इससे इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो फिर ये जो Zn यानी जिंक है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसको यहाँ से क्या करता है? हटा देता है, और हटा करके स्वयं जुड़ता है और बनाता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और साथ में आपका अलग बन जाएगा कॉपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है और उसके साथ जुड़ करके स्वयं एक तत्व अपना नया वाला बना रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है और स्वयं उसके साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाता है। अब यहाँ पर यह कैसे पता चले कि कौन अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील कौन है? इसके लिए एक सीरीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो मैंने ये सक्रियता श्रेणी बना दिया है। देखिए, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एरो दिखाया है, मतलब जो ऊपर है ये सबसे अधिक क्रियाशील है और जो सबसे नीचे होगा ये कम क्रियाशील होगा। नीचे जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ से इस चीज को यहाँ पर फिर लिख दिया है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर उसका सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम,
कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe यानी फेरस या लोहा कह लीजिए। और इससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है Pb, इसके बाद थोड़ा सा कम होता है H यानी हाइड्रोजन, इससे कम होता है Cu यानी कॉपर, और इससे कम होता है Ag यानी चांदी, और सबसे कम होता है Au यानी सोना। इसकी सीरीज जो इसके नीचे से लिखा जाएगा, जगह कम होने के कारण मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन जो है कम क्रियाशील है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अभिकारक अपने आयनों का विनिमय करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का विनिमय करते हैं, मेन बात क्या है कि आयनों का विनिमय, जब इनके आयनों का विनिमय होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनके ऊपर प्लस या माइनस का जो चार्ज आता है उसी को हम आयन कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए Ag का मतलब सिल्वर होता है, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब NaCl नमक से कराई जाती है तो अभिक्रिया करके बनाता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और साथ में बनाता है सोडियम नाइट्रेट, और इसका आयनों का विखंडन हो जाता है। आयनों का मतलब ये है कि ये टूट जाएगा, देखिए प्लस में, और ये टूट जाएगा माइनस में, इसमें ये टूट जाएगा माइनस में, ये टूट जाएगा प्लस में। तो देखिए जो ये प्लस वाला है ये माइनस वाले के साथ जुड़ करके NaCl बना दिया, आपका AgCl बना दिया। तो इसको हम बोल रहे हैं आयनों का विनिमय हो रहा है, आयन्स का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, FeSO4 अभिक्रिया करा रहे हैं NaNO3 से। NaNO3 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट, और FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट। और जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनाता है FeNO3 का वोल्ट वाइज, जिसको आयरन नाइट्रेट कहते हैं, और दूसरा बनाता है Na2SO4, जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। अब जो है दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी देखिए नाम से पता चल रहा है, छेपी का मतलब होता है निकलना, यानी ऊष्मा निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा निकलती है। क्या कह रहा है कि उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, ये कार्बन है और इसकी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है। एक और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो आपको घर पे आसानी से करके वो देख सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चूना प्लस पानी। जब चूने को पानी में घोला जाएगा तो चूने का घोल बन जाता है, और जब घोलते हैं तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। जब आप चूने को लाइएगा मार्केट से और जब पानी में घोलिएगा तो बद 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 उसमें से ऊष्मा निकलती है, और वो बता रही है कि इसमें अभिक्रिया हो रही है। ठीक ना, तो वो ऊष्मा निकलती है। एक और मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, जो आप के घर में डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट जिसको वो सर्फ कहते हैं, नॉर्मल जो व्हील का सर्फ हो या घड़ी वाला सर्फ हो या एक्सल हो, कोई भी एक सर्फ जिसको डिटर्जेंट से आप कपड़ा साफ करते हैं, उसको ले लीजिएगा और आप ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा, और बंद करके ऊपर से थोड़ा 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 उसमें पानी डालिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी हाथ जो होगी, जो हथेली होगी अंदर, वो गर्म महसूस होगी। इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं ऊष्मा शोषी। देखिए इसका बिल्कुल उल्टा होती है ऊष्मा शोषी। इसमें कह रहा है शोषी, शोषी का मतलब होता है अभिक्रिया होने के लिए ही ऊष्मा की जरूरत पड़ जाए, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह देंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यह जब हम Na यानी कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। तो इससे अभिक्रिया कराने के बाद हमको मिलता है NO। NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगानी होगी। जब इसमें 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगती है तभी जाकर के हमको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें बस और दो बच गई है, एक बचा है ऑक्सीकरण, एक बचा है उपचयन, और इन्हीं दोनों को मिला के जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है कि कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, और इसमें ये भी बताइएगा कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, किताब और
व्यक्ति, किताब और व्यक्ति दोनों को बहुत गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि किताब आपको दुनिया का ज्ञान देती है और व्यक्ति आपको जीवन के वो तजुर्बे सिखाता है जो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है।